हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। यूपी पुलिस और यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए जो पॉलिटी है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल का नाम आप सभी को पता होगा कि हमने चेंज कर लिया है। पहले ज्ञान रिसर्च सेंटर था, अभी इसको ज्ञान रिसर्च सेंटर से ही जीआरसी निकाल दिया गया है और जीआरसी क्लासेस चैनल का यहाँ पे नाम कर दिया गया है। ठीक है। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 11th-12th में है या 9th-10th में है, तो जीआरसी 11th-12th और जीआरसी 9th-10th चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उस पर भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। तो गाइस, शुरू करेंगे हम आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम बेहतर तरीके से समझेंगे कि इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए थे और जिनसे हम आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से। देखिए, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष, देखिए पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मतलब समझ लीजिए। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने है। ठीक है, जैसे मैं इस टाइम आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आप मुझे देख सकते हैं। और अप्रत्यक्ष कब था सर? जब मैं कैमरे में नहीं होता या बिल्कुल मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ, वो होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, यानी कि वो किस एक्ट के तहत की गई? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ठीक है, तो कब हुई थी सर? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1909, 1958, 1919। अब देखिए, कल हमने 1909 भी पढ़ा था, 1919 भी पढ़ा था। तो 1909 को हम माल्य मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं और इसी में सांप्रदायिकता जो निर्वाचन पद्धति थी, यानी कि जो यहाँ पर संप्रदाय के आधार पर वोट डालने की यहाँ पर शुरुआत हुई थी कि एक ही जाति से अगर कोई खड़ा है तो उसको वही वोट डाल सकता है। और 1919 में हम क्या बोलते थे? इसको मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होगा। तो अब यहाँ पे सर दो ऑप्शन बचते हैं, बताइए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूँ सर, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हमारी सर जो हमारा 1909 का 1919 का मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार है, उसमें इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कि सामने से वोट डाला जाएगा अब। और अब देखिए, सभी लोग वोट नहीं डाल सकते थे अभी भी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश शासन था, तो सभी लोग तो वोट नहीं डाल सकते थे। तो फिर कौन डाल सकता था? तो उन कुछ लोगों को सीमित अधिकार इसमें दिया गया था। जैसे कौन कौन लोग थे? यानी कि जिनके पास में संपत्ति है, यानी कि जो जमींदार लोग थे वो वोट डाल सकते थे, या फिर जो शिक्षा के आधार पर जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो वोट डाल सकते थे। ठीक है, सभी लोग वोट यहाँ पर नहीं डाल सकते थे। दूसरा, इस नियम की कुछ विशेषताएं भी हैं। इस अधिनियम की क्या क्या सर? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन होता है। देखिए, केंद्र में, ना कि विधानसभा में, केंद्र में द्विसदन। केंद्र में द्विसदन आज भी है हमारे, एक लोकसभा है सर, एक राज्यसभा है। तो केंद्र में जो द्विसदन है वो कहाँ से शुरुआत होती है सर? 1919 के मोंटेगू चेम्स्फोर्ड से सुधार से होती है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, देखिए प्रांतों में भी द्वैत शासन आ गया। ठीक है, प्रांतों में भी कौन सा शासन सर? द्वैत शासन आ जाता है। ठीक है, वहाँ भी शुरुआत होती है। लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पे हो जाता है ना? लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी में होता है, 1919 वाले में। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन। तो जो 1919 वाला था उसमें तो संप्रदाय के आधार पर यहाँ पर शुरू हो ही गया था, लेकिन जो कुछ बचे हुए थे, जैसे कि सिख बचे हुए थे, ईसाई थे, आंग्ल भारतीय व यूरोपीय थे, उनके लिए भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे सर, वैधानिक आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था, जो कि 1919 का माल्य मिंटो एक्ट था। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय का आदेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर दे दी गई थी। तो ये हमारे सारे के सारे जो काम हैं, 5 काम आपको याद रखने हैं। 1919 के जो मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार था वहाँ से हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा, बताइए संविधान सभा गठन कब हुआ था और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? और संविधान सभा के, हाँ, ये आप क्वेश्चन का जवाब इनका मुझे बता देना अगर आपको पता है तो। देखिए, तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। क्या ये बात सही है? एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, तो अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, क्या उसके बाद भी संविधान सभा थी या आज संविधान सभा है? आपको विश्वास तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान तो हमारा बन चुका है, अस्तित्व में आ चुका है। तो इसका कौन सा सही हो जाता है सर? सी सही हो जाता है, केवल बी यहाँ पर मेरा सही है। ठीक है,
अच्छा, संविधान देखेंगे यहाँ पर कैबिनेट मिशन कब आया था सर, आपको पता होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को आया था। और पहली बैठक कब होती है सर, 11 दिसंबर को, सॉरी 9 दिसंबर को ही पहली बैठक होती है, ठीक है। दूसरी 11 दिसंबर को होती है, जिसमें कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान सभा का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी इसके थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा कि एकमात्र उसका जो कार्य था वो मसौदा तैयार करना नहीं था, वो और भी यहाँ पर कार्य थी जो कर रही थी, ठीक है। क्या क्या काम थे सर उसके अलग, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसमें मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और कल मैंने इनकी डेट भी बताई थी आपको कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ठीक है। बताइए 24 जनवरी और 22 जुलाई, कुछ इस तरीके से मैंने आपको डेट यहाँ पर बताई थी, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अतः कथन यहाँ पर बी सही है, जबकि ये यहाँ पर गलत है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था सर, यहाँ पर प्रारूपित किया गया था, जिसे और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया, ठीक है। 16 कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है ये, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा बहुत दिया। इतना सा क्वेश्चन है कि सर संविधान सभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी, ये इन्होंने मुझसे पूछा है। तो वेरी सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन सी थी सर, 375 थी। कितनी थी सर, ये गलत क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन ना ऊपर नीचे है गाइस, देखना बी ऑप्शन जो है वो सी की जगह है और जो सी ऑप्शन है वो बी की जगह है। तो बी ऑप्शन सही है, 389 सही है, ठीक है। तो 389 उस टाइम पर जो सदस्य थे, उस समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया, ठीक है। चलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। अब एक बात बताइए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, इससे भारत में अभी भी किस पद के लिए चुनाव होता है। तो सर राष्ट्रपति पद के लिए ना आज भी एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग होता है, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति इससे ही चुने जाते हैं। इसमें क्या होता है सर, जैसे मैं हूँ अभी, मैं अगर प्रधानमंत्री को वोट डालता हूँ तो मैं एक ही वोट डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव करने जाता हूँ तो जैसे 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो मैं ये चॉइस करूँगा इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति में कि मैं फर्स्ट चॉइस किसे देना चाहता हूँ, फिर सेकंड चॉइस पर किसे रखना चाहता हूँ, फिर मैं थर्ड चॉइस पे किसे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर फर्स्ट चॉइस वाला को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो पहला बन जाएगा, वरना दूसरा वाला बन जाएगा, वरना तीसरा वाला बन जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी ज़रूरी है। तो कितने सदस्य थे सर, 389 थे। अच्छा, कल मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि इसमें साइन कितने लोगों ने किए थे, है ना। संविधान सभा जब बनी थी, जब संविधान बनकर तैयार होता तो इसमें साइन कितने लोगों ने किए थे और उसमें से महिला कितनी थी, ये मुझे आप बता दो कमेंट में। देखिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर के 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। देखो कितना टफ क्वेश्चन इन्होंने पूछा था और ये 2017 में पूछा था। 2017 की जो पॉलिटी पूछी गई थी ना, वो पसीने छुड़ाने वाली थी बाकायदा। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे थे, ठीक है। देखो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरी भाई लाल भाई और अमृतलाल हरगोविंद दास तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो कौन थे सर वो, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको आप जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, यानी कि 1 साल। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने थे, ठीक है सर, ओके। तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था, ठीक है। बताइए,
तो जब संविधान लागू नहीं था तो उससे पहले जो कानून हमारे देश में बनते थे या जैसे भारत में शासन होता था वो किसके आधार पर यहाँ पर किया जाता था, ये आपको मुझे बताना है। तो सर सही आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको पता है कि मिनी जो संविधान है वो, यानी कि देखिए जब हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें यानी कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। और जब संविधान में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना। लेकिन जो बेस है ना हमारे संविधान का वो तो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रस्तावना का बेस क्या था सर, नेहरू प्रस्ताव था, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना वो, उसी के हिसाब से प्रस्तावना बनी थी जैसे उन्होंने बना करके दी थी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे सर, जो संविधान बनने से पहले कैसे चलता था सर, 1935 का जो एक्ट था उससे यहाँ पर शासन चलता था। ठीक है। इसमें बात करेंगे सर, इस अधिनियम में 32 धाराएं थीं। कितनी धाराएं थी सर, 32 लिख लेंगे, 32 धाराएं थीं और 10 इसमें अनुसूचियाँ थीं। ठीक है। तो 32 धाराएं और 10 इसमें क्या थी सर, अनुसूचियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक विशेषता भी थी। क्या विशेषता थी सर, कि अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये व्यवस्था इसमें मुख्य थी जो इसमें बताई गई थी। अब आपको मुझे बताना है सर कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार किस एक्ट के तहत की गई थी। तो आपको पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। एलिजा इम्पे उसकी पहली अध्यक्ष थी। मैंने कल आपको डेट बताई थी, मैंने बताया था संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये भी आपको मुझे बताना है। देखो, मैं आपसे डेली के डेली क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, डेली के डेली। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पर आंसर भी मिलेंगे और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इनको कर भी पाओगे। तो आप अपना 100% दो। ठीक है, आपका बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है सर कि इसमें 32 धाराएं थीं और 10 इसमें अनुसूचियाँ थी, जो 1935 का अधिनियम था। ठीक है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना। ठीक है। ओके, भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। जो भी हमारे अधिकार थे वो ब्रिटिश सम्राट से आते थे। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण सुधार भी इसमें शामिल किए गए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सर, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो 1935 के अधिनियम से ही होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक अधिकार या मौलिक दायित्व, कौन कौन से हैं जो रूस से लिए गए हैं? ठीक है, बताएंगे का क्या क्या रूस से लिया गया है, बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सर। तो हमारा केवल पी और आर मतलब पंचवर्षीय योजनाएं हमने कहाँ से ली हैं सर? रूस से ली है। किससे ली हैं सर? रूस से। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो सर। और हमने क्या लिया है सर? मौलिक दायित्व लिया है। ठीक है, तो देखो मौलिक दायित्व क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे रखो, रूस हमारा दोस्त है। क्या है हमारा? रूस दोस्त है। और दोस्ती पक्के वाली पता है कब मानी जाती है? लोहे वाली दोस्ती, जब आपकी दोस्ती 5 साल से पुरानी हो। क्या हो सर? 5 साल से पुरानी हो। तो 5 साल से पुरानी दोस्ती है तो इसका मतलब पंचवर्षीय योजनाएं हमने रूस से ली हैं। ठीक है। और दूसरा जो मौलिक दायित्व में, और जो दोस्त होता है ना उसके बहुत सारे मौलिक दायित्व होते हैं। क्या होते हैं सर? उसके मौलिक दायित्व होते हैं। तो मौलिक दायित्व, ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो हमने कहाँ से ली हैं सर? ये हमने रूस से ली हैं। समझ गए बात आप? ठीक है सर, तो ये आप यहाँ पे बात याद रखेंगे। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए बताओ? जो क्यू ऑप्शन में मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, हम बात करते हैं सर मूल्य अधिकार का। जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है सर? 12 से 35 तक हमारे संविधान के अंदर मूल्य अधिकार यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद बात करते हैं सर, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पर एक नया भाग जोड़ा गया था 4A। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। ध्यान रखना, भाग 4A उसमें जोड़ा गया था, क्योंकि आपको पता है भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है। देखो, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो थे DPSP बोलते हैं जिनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें हमारे मौलिक दायित्व भी जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं भाग 4 में, और मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो भाग 4 के ए में और क्या बोलते हैं अनुच्छेद 51 क्या में जोड़े थे। ठीक है, और यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्यों का समन्वय किया गया था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, वहाँ पर हमारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछो कि सर मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे?
कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आप कहेंगे सर एक भी नहीं था। क्या था सर? एक भी नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल हस्तलिखित संविधान, बताओ हाथ से लिखा गया जो संविधान था, जो मूल पहले संविधान की भाषा कौन सी थी? तो संविधान की भाषा थी अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, जो हस्तलिखित संविधान था, जो हाथ से पूरा का पूरा लिखा था, वो किसने लिखा था? कल मैंने आपको बताया था। तो आप कहेंगे सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने यह हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकार के द्वारा निखारा और सजाया गया था। वो किसने यहाँ पर सजाया था? बताओ, पूरे भारत ने, चित्रकला परिषद ने, जे स्कूल ऑफ द आर्ट ने, या फिर शांति निकेतन ने? तो बताओ, देखिए एक छात्र थे जो शांति निकेतन के छात्र थे, कि कौन थे सर? शांति निकेतन के यहाँ पर छात्र थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। कौन थे सर? नंदलाल बोस। ये शांति निकेतन के एक छात्र थे। इन्होंने संविधान को बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तो अब देखो, अब ऐसा था कि हर पेज पर तो कुछ ना कुछ चित्रकारी करना असंभव सा था, क्योंकि हर पेज पर कुछ ना कुछ बनाना, तो ऐसा तो नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान के हर भाग के शुरुआत में 8 से 12 इंच के इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, 8 से 12 चित्र इन्होंने यहाँ पर बनाए थे, ना कि इन्होंने हर पेज पर बनाए। ठीक है सर, चलिए कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? संविधान सभा के द्वारा नहीं किया। तो अरे, तो आंसर भी खुल, जैसे पहला देखिए, इसने राष्ट्र, देखिए राष्ट्रमंडल बोलते हैं इंग्लिश में, और कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है सर? ऐसे देश या फिर ऐसे राष्ट्र जो कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं, उनको कॉमनवेल्थ बोला जाता है, उनको राष्ट्रमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है कि नहीं है सर? बिल्कुल है कॉमनवेल्थ का सदस्य, क्योंकि हम भी तो ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं ना। वो हमारी चॉइस है कि हम बन सकते हैं उसके सदस्य, नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अगला, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। बिल्कुल किया, दोनों हमारे पास, हम आज भी गाते हैं। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, प्रथम प्रधानमंत्री। तीसरा, इसने राष्ट्रध्वज को अंगीकृत किया। बिल्कुल सही। देखिए, तो इसने बाकी तीनों काम किए हैं। क्या भारत का जो पहला प्रधानमंत्री वो संविधान सभा ने चुना था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चुना था संविधान सभा ने। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, पहला, दूसरा और जो फोर्थ है वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन जो सी वाला है वो सही नहीं हो जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए, तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए। संविधान सभा ने और कौन कौन से कार्य किए थे सर? देखिए, तो इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया कि हम आज से जो कॉमनवेल्थ है इसके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, 1949 से, ध्यान रखना, 1949 से हम जो राष्ट्रमंडल है उसके सदस्य हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया। कब अपनाया सर? 22 जुलाई 1947 को हमने जो हमारा तिरंगा है ना, 3 रंग, पिंगली वेंकैया ने उनको वर्ष को बनाया है। ठीक है, वो हमने अपनाया था। समझे आप? ठीक है, उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया है ना। 24 जनवरी 1950 को मैंने राष्ट्रगान अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो उसी दिन को हमने राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, और राष्ट्रगान भी हमने उसी दिन अपना लिया, क्योंकि वो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। उसके बाद कोई बैठक तो होनी नहीं थी, तो जितने भी हमारे देश के हित में निर्णय थे वो उसी दिन लेके लिए जाने थे, है ना। तो राष्ट्रगान भी अपना लिया, राष्ट्रगीत भी अपना लिया, है ना, कॉमनवेल्थ में सदस्य भी बन गए, और पहले राष्ट्रपति भी चुन लिया हमने, उसी दिन चुन लिए, सारे काम उसी दिन हो गए। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। तो भारत की जनता ने प्रधानमंत्री चुना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ऐसे नहीं बन गए थे वो भी, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, जिसको हम LBA बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? LBA यहाँ पर बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म, LBA। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म आई थिंक मुझे पता नहीं है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, कुछ इसका ऐसे करके फुल फॉर्म हो गया, अब देख लेना एक बार। पर हस्ताक्षर होने के बाद
बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया गया था? बताओ कौन सी अनुसूची थी जिसमें संशोधन किया गया? अब आपको अगर अनुसूची याद है ना तो आप इसका आंसर कर सकते हो। देखो पहले कैसे, पहली अनुसूची में क्या है सर? संघ और राष्ट्र का राज्य क्षेत्र, बिल्कुल। दूसरे में क्या है सर? वेतन भत्ते हैं। तीसरे में क्या है सर? शपथ है। आप इसको स्पोर्ट्स से याद रख सकते हो, स्पोर्ट्स। देखो पहली में एस मतलब स्टेट, ठीक है। पी में पे मतलब पेमेंट, एस पी से पेमेंट हो गया। दूसरे में वेतन, और तीसरे में क्या हो गया सर? SPO, ओ सा ओथ होता है, ओथ, ठीक है। तो ओथ हो गया यहाँ पर तीसरी अनुसूची में। उसके बाद आता है सर फोर्थ अनुसूची, तो SPOR, आर से हो जाएगा सर राज्यसभा। तो हमारी राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो फोर्थ वाली अनुसूची में है, ठीक है। और हो गया, फिर हो गया टी से हो गया ट्राइबल, ठीक है। तो ट्राइब हो जाता है पाँचवीं अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और छठी में क्या जाता है सर हमारा? SPOR TS, फिर आ जाता है हमारे सारे, है ना, जो SC ST हैं उनमें भी हमारा यहाँ पर आ जाता है। मतलब 5 में तो केवल 4 ही राज्य आते हैं, बाकी में और राज्यों की आ जाती हैं। 7वीं में हमारे क्या सूची आ जाती हैं, 8 में हमारी भाषाएं आ जाती हैं, 9 में हमारे भूमि सुधार आ जाता है, और 10 में हमारा क्या हो जाता है? 10 में दल बदल हो जाता है, 11 में पंचायती राज होता है, 12 में हमारी नगर पालिका हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब अगर इसमें मान लो हमारा किसी भूमि में सुधार होना है तो किस में होगा सर? हमारा ध्यान रखा, पहली अनुसूची में वो होना होगा, क्योंकि पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्य क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखने का, पहली जो हमारी अनुसूची है उसी में संघ के घटक राज्यों के बारे में उल्लेख उसका यहाँ पर किया गया है। अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो पहली अनुसूची में ही संशोधन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा संशोधन था सर? ये तो 100वां संविधान संशोधन था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। किन से सर? 2015 में ये हुआ था। कब हुआ था? 2015 में ये हुआ था, जिसको हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला, डैश भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलने हेतु कानून या सीमाओं मौजूदा कानूनों के नाम उपयुक्त कानून बना सकती है। बताओ तो इसमें कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो क्या कर सकती है? देखो संसद क्या राज्यों का नाम बदल सकती है ना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर आता है? देखो क्या है कि पहला अनुच्छेद में भारत और उसके राज्य क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, पहला अनुच्छेद है। दूसरे में क्या है कि दूसरे अनुच्छेद में क्या है और तीसरे में क्या है? फोर्थ में तो आपको पता होगा, फोर्थ में क्या है कि जो भी हमारा इससे रिलेटेड संशोधन है वो 368 के बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति को खबर करो मत करो, कर लो ये काम, ठीक। चलिए 2 में और 3 में क्या है? देखो तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि मतलब पहला तो मैंने आपको बता दिया ना कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत राज्यों को संघ होगा, पहला अनुच्छेद ये है। दूसरा ये कि आप बाहर से किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हो, जैसा हमने बांग्लादेश से मिलाया था कि 3 बीघा कॉरिडोर को, ठीक है। तो वो हम दूसरे अनुच्छेद में कर सकते हैं। और जब हम एक बार मिला लेते हैं ना दूसरे अनुच्छेद में, फिर हम तीसरे में उसका नाम परिवर्तन कर दो, सीमाओं में परिवर्तन कर दो, जो मर्जी करो उसमें वो परिवर्तन कर दो फिर, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में है, अगर आप सीमा बदलना चाहते हो, कानून बदलना चाहते हो तो ये अनुच्छेद 3 में हो जाता है, ठीक है सर। चलिए तो मैंने आपको बता दिया चौथा अनुच्छेद में क्या है सर, जो 368 के बाहर इसको यहाँ पर रखा जाता है। चलिए अगला देखेंगे सर, अनुच्छेद 7 में बताओ फिर क्या है? अनुच्छेद 7 में 2 भी बता दिया, 3 भी बता दिया, 5 में तो नागरिकता है, आपको बताया प्रारंभ में नागरिकता है, नागरिकता लेनी आपको पड़ेगी। अनुच्छेद 7 में क्या है सर? तो 7 में है सर यहाँ पर जो पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है, जो पाकिस्तान को छोड़ के आ चुके हैं वो है यहाँ पर। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में बात करता है? नए राज्यों का गठन यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर करता है? 12 तो मौलिक अधिकार की बात करता है, 22 में तो हमारा 2 सिद्धि है, 9 में तो नागरिकता है। तो कौन सा बचा? अनुच्छेद हमारा 3 बचता है जो नए राज्यों के गठन की यहाँ पे बात करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, ठीक है। उसके बाद हम अगर वहाँ पे बात करते हैं तो जो अनुच्छेद 9 है ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो नागरिकता से संबंधित है। लेकिन सर कौन सी नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 9? तो सर अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर हम ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ से रहने, जैसे विराट कोहली आजकल लंदन जाने की बात करते रहते हैं, ठीक है, कि भारत ने अभी अभी जीत लिया ना 18 साल बाद RCB यहाँ पर जीत पाई है ट्रॉफी, तो वो उन्होंने संन्यास ले लिया IPL से भी, विराट कोहली ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो लंदन जाना सोचते हैं तो वो यहाँ पे भारत की नागरिकता को छोड़ देंगे और लंदन की नागरिकता को ले लेंगे।
तो जो लंदन की नागरिकता लेने के बाद वो क्या हो जाएंगे, फिर हमारे लिए प्रवासी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भारतीय अब स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता छोड़ता है और भारत से बाहर की नागरिकता किसी देश की लेता है, तो वो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें अनुच्छेद 9 में बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। तो किसमें विधानसभा है। ठीक है, तो आपको बेसिक आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमनदीप, कहाँ पर यहाँ पर विधानसभा हो जाती है। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुदुचेरी में हमारी विधानसभा है। और दिल्ली में भी क्या है, विधानसभा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर विधानसभा। ठीक है, तो भारत में जो है वो कुल 7 संघ शासित यहाँ पर क्षेत्र हैं, जो क्रमशः देखिए क्वेश्चन 2017 का है ना। तो उस टाइम पर 7 ही थे, लेकिन इस टाइम पर 8 हैं। कितने हैं इस टाइम, 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो क्रमशः कौन कौन से सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, है ना। और यहाँ पर लद्दाख, देखो दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बन चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है सर। आगे देखिए, आगे है सर, इन 6 संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पुदुचेरी राज्यों में विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघशासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख बन गए। अतः अब कुल 8 संघशासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। ठीक है सर, चलिए ये बात आपको यहाँ पे याद रहेगी नहीं रहेगी। तो कब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बने थे सर, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। इस टाइम पर, तो जब मूल संविधान था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी और अब कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। कितनी ऐसी सर, 8। बढ़ करके कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हो गई हैं। ठीक है, 26 जनवरी देखिए 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान को यहाँ पर भारत में लागू किया गया। और उस टाइम पर 395 अनुच्छेद थे और 8 हमारी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, दूसरे और 22 इसमें भाग थे, 3 चीज़ थी। ठीक है, तो अनुच्छेद तो आज भी 395 ही हैं, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए। नहीं भाई, उसमें ABC सेक्शन करके ऐसे करके जोड़े गए हैं, जैसे क्या जोड़ दिया, ख जोड़ दिया, है ना, ऐसे सेक्शन जोड़े गए हैं। अनुच्छेद तो उतने ही है 395 अभी भी, है ना। अगर और उसमें अनुसूचियाँ 8 से बढ़ करके 12 हो गई हैं। 4 कौन कौन सी बढ़ी हैं सर, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें भूमि सुधार बढ़ी। फिर उसके बाद 10 में दल बदल आ गया। यानी कि अगर आपने एक देखो, जब तक सरकार नहीं बन रही है जब तक तो आप दल बदल सकते हो, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में। लेकिन अगर एक बार बीजेपी की सरकार बन गई और आप बीजेपी के अंदर ही सांसद हैं, तो आप अपना दल नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि आप सरकार गिराने के चक्कर में इस दल को छोड़ करके कांग्रेस में चले जाएंगे, नहीं, आपको यहाँ पर दल नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं आपको दल यहाँ पर बदल सकते। तो ये दल बदल होकर 11 में नगर पंचायत पंचायत हो जाती है और 12 में हमारी नगर पालिका हो जाती है। ठीक है, तो बात यहाँ पर याद रही आपको। ठीक है सर, अच्छा कब कब जुड़ी थी बताइए दल बदल। देखो सबसे पहले 1951 में भूमि सुधार, 1952 में दल बदल और 1973 में हमारी पंचायत और 1974 में 12वीं अनुसूची, कौन सी 12वीं अनुसूची में हो जाती है हमारी, कौन सी है सर, 73 में संविधान संशोधन 1992, 74 में संविधान संशोधन 1993। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। 6ठी अनुसूची, देखिए 6ठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो कौन सा नहीं है बताओ, नागालैंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 6 राज्य इसके अंदर हो जाते हैं। कितने राज्य हैं सर इसमें, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य हो जाते हैं। देखिए अनुसूची है 6 और राज्य हैं उसमें 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें 4 हमारे राज्य यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, इसमें ये राज्य जो हैं इसमें खुद से अपना कानून बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इन्होंने कोई कानून पास कर दिया तो भारत सरकार को वो मानना पड़ेगा। या अगर 6ठी अनुसूची में कोई राज्य चला जाता है तो उसके खुद के कानून होते हैं, जो अगर उन्होंने कानून बना दिया वो यहाँ पर सब लोग मानेंगे, उसका कोई उसका बहिष्कार नहीं कर सकता। अभी फुनसुक वांगडू आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उन्होंने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डालने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध किया था
कि उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो आजकल जो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही हैं लद्दाख के अंदर, तो पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं, वो पहाड़ों को काट के तो बनाएंगी जो भी बनाएंगी। तो वो चाह रहे कि हम छठी अनुसूची में लद्दाख को डाल दें, जिससे वहाँ पर जो सेफ़ है वो चीज़ें बनी रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की निम्नलिखित में अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, बिल्कुल सही बात है सर। कितनी भाषाएं हैं सर? 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो देखिए एक आध तो कम रह सकती है। कौन कौन सी भाषाएं हैं सर? ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की कोई भाषा है? नहीं। लद्दाख की है? नहीं सर। हिमाचल प्रदेश की? सर नहीं है। पंजाब की है? देखो पंजाब की पंजाबी, हरियाणा और पंजाबी, ठीक है, सॉरी पंजाबी नहीं है वो, मराठी है और असमिया है, नहीं ये मैंने क्रम बिगाड़ दिया, मुझे संस्कृत, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, ठीक है, और कन्नड़, मलयालम, और कौन सी है सर? यहाँ पर 8 हुई हैं, मलयालम हो गई है। गाइज मैं क्रम भूल चुका हूँ कि क्रम क्या था, मेरे क्रम से पूरी याद थी, लेकिन मैं क्रम मेरा मिसमैच हो गया, अभी याद आएगा तो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ, अच्छा ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, बिल्कुल सही सर। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण में निहित है। तो कौन सा मेल सही नहीं है बताओ? 11वीं अनुसूची में क्या था? 11वीं अनुसूची में तो पंचायत थी सर, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा डी वाला है वो गलत आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसमें कितने विषय हैं सर? इसमें 29 विषय हैं। कितने सर? 29 इसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, राज्यसभा में देखिए यहाँ पर हम ना एक बार भाषा फिर से गिनने की कोशिश करते हैं, हाँ। राजस्थानी नहीं है इसके अंदर और इंग्लिश नहीं है, बाकी सारे राज्यों की भाषाएं हैं। जैसे गुजरात की गुजराती है ना, महाराष्ट्र की मराठी है, और हमारे यहाँ पर कर्नाटक की कन्नड़ है, केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तेलुगु है, तमिल है, ठीक है। और यहाँ पर उड़िया हो जाती है, ठीक है सर, ये ओके, उड़िया हो जाती है। फिर यहाँ पर पूर्वोत्तर में बात करते हैं, मणिपुरी है ना, और कौन कौन सी है? संस्कृत है, और हमारे यहाँ पर नहीं है, क्रम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको अगले वीडियो में एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन ये है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जो है वो कौन सी अनुसूची में है? तो मैंने आपको बताया था, स्पोर्ट्स से आप इसको याद कर लेंगे। तो कौन सी अनुसूची में है? तो एस से हमारा हो जाता है स्टेट, और पी से पेमेंट, ओ से ओथ, ठीक है, और आर से राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची में जो है वो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या था सर? ट्राइब हो जाती है, हमारे यहाँ पर क्या हो जाती है? ट्राइब हो जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति हो जाती है। 8वीं में भाषा हो जाती है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? बताओ। बोडो, कोंकणी, सिंधी और कश्मीरी। तो कौन सी थी? देखो आ चुके हैं हम वहाँ पे, तो सही आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा, कश्मीरी वहाँ पर थी। कब? जब संविधान की रचना हुई थी उस टाइम पर कश्मीरी उसमें शामिल की गई थी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सर, तो हमारे भारतीय संविधान में, अच्छा हाँ सही तो है, ये तो हम गिनना भूल ही गए थे। नमक जोड़ी गई है ना, पहले सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में, फिर नमक जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर बोडो, मैथिली, संथाली जोड़ी गई है ना। तो अब कितनी हो गई है? मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली 4, और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी 8 तो ये हो गई, और लगभग 9 हम पहले गिन चुके थे, 9 8 17 हो गई है ना, 5 लेकिन अभी भी बची हैं। कश्मीरी हो गई, ठीक है, कश्मीरी हमारी एक कश्मीरी भी तो भाषा है ना, वो हो गई, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो आगे तक पूरी हो जाएंगी ये। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है। बताओ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची जो है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पहली। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? इसका क्या होगा? देखिए डी आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो पहली अनुसूची में हमारे केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में बताया गया है,
ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 19वां क्वेश्चन है सर कि 19वां क्वेश्चन है सर कि शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। शपथ, शपथ बताओ ओथ कौन सी में है सर? SPO तीसरी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, शपथ की अगर हम बात करते हैं तो बताइए शपथ क्या क्या है सर? ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में शपथ लेता है और राज्यपाल 159 में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं 60 69 59, 60 69 59, 60 69 159, 60 69 159। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए ऐसा नहीं कि कुछ सारे ही क्वेश्चन टफ थे इसमें, नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। तो गाइज ये हमारी आज की वीडियो पर पूरी होती है, तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।